इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। ये भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस है। इस इंडिपेंडेंस डे में ध्यान रखें कि फ्रीडम जो है अर्न की जाती है डिटर्मिनेशन और सेक्रीफाइस से। चूँकि आप सब लोग एस्पिरेंट्स हैं तो ये स्पिरिट अपनी स्टडीज़ में भी रखिए। डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्क करिए और अपनी लिमिटेशन से अपने आप को फ्री करिए। जय हिंद दोस्तों। Hello friends, let's discuss some most relevant current affair topic for the UPSC in 2026. And the topic that we will discuss today are jellyfish, jute, overseas citizen of India scheme, try launch India's first property rating framework for digital connectivity, AI powered Sabhasar, new expert promotion mission, India's first private EO satellite constellation under PPP model, Nepal as a स्पेस और लोकेशन इन न्यूज। दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं पहले टॉपिक के बारे में, जेलीफिश। जेलीफिश जो कि एक ट्रू फिश नहीं है, मैरिन इनवर्टिब्रेट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं फाइलम निडेरिया से। इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, बॉडी में सिंपल बॉडी प्लान होता है विद सेंट्रल माउथ सराउंडिंग स्टिंगिंग टेंटिकल्स। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि ना ब्रेन होता है, ना हार्ट होता है, ना ही बोन्स होती है। ये दुनिया भर के ओशियंस में मिलती है और इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है मैरीन इकोसिस्टम में। अगर हम देखें तो इन्हीं का जो फाइलम है, फाइलम निडेरिया, उसमें सी एनेमन भी होते हैं, कोरल्स भी होते हैं और हाइड्रास भी होते हैं। रेडियल सिमेट्री के साथ इसमें सेंट्रल एक्सिस होता है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इनमें सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन हार्ट या बोन्स नहीं होते हैं। इकोलॉजिकली फूड चेन में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, स्मॉल फिशेस को कंज्यूम करते हैं, प्लैंक्टॉन्स को कंज्यूम करते हैं। और जेली फिश फॉल्स जो फॉसिल्स हैं बहुत मुश्किल ही मिलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी इतनी सॉफ्ट होती है कि वो डैमेज हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर फिशेस की बात करें तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का, जो कि गिल जिनके पास होता है और इनके हार्ड स्कल्स होते हैं, लेकिन इनके पास लिम्स या डिजिट नहीं होते हैं। अभी रिसेंटली जेलीफिश ने एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर नियर ग्रेवाइल फ्रांस में उसको क्लॉक कर दिया था, जबकि वो 3 दिनों के शटडाउन में था। जेलीफिश को देखें तो मोस्ट कॉमनली इसको ऑरिलिया ऑरिटा कहा जाता है, दुनिया भर के ओशंस में मिलते हैं और ये अपने पैसिव करंट के साथ फ्लो करते हैं। जो ग्रेवलाइन न्यूक्लियर पावर स्टेशन को इन्होंने क्लॉक कर दिया था, तो वहाँ पे एक न्यूक्लियर फिजन वाटर रिएक्टर है जो कि नदर्न फ्रांस के कोस्ट में है, जो बिटवीन कैलाइस और डनक्रिक की पड़ता है। ये हाउतेस दे फ्रांस रीजन में आता है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, जूट। दोस्तों जूट एक लॉन्ग रफ शाइनी ब्लास्ट फाइबर है जो कि स्पन किया जाता है कोर्स और स्ट्रॉन्ग थ्रेड की फॉर्म में। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये इंडिया में काफी उगाया जाता है। जो जूट फाइबर है प्राइमरीली सेलुलोज और लैग्निन है जो कि कलेक्ट किए जाते हैं ब्लास्ट से। अगर इंडस्ट्रियल टर्म में बोला जाए तो जूट फाइबर को रॉ जूट कहा जाता है। इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं क्योंकि इसके कलर के कारण से बांग्लादेश में काफी उगाया जाता है। अब रिसेंटली जूट प्रोडक्ट को लैंड रूट के थ्रू बैन कर दिया गया है, तो इसलिए महाराष्ट्र के सीपोर्ट में नवाशेरा में बांग्लादेश से जूट पहुंचा है। तो ये इसलिए किया गया है ताकि हमारे यहाँ जूट की जो इंडस्ट्री है वो स्ट्रांग रहे और उस पर दिक्कत ना आए। रिसेंट जो अभी जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें जूट स्पैनिंग हो रही है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो स्टेट इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो है वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा। ये ह्यूमिड क्लाइमेट में मिलता है, एलुवियल सॉइल में और हैवी रेनफॉल में मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में काफ़ी मात्रा में मिलता है। जूट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की एक निशानी है, उन्होंने ही उसको प्रोपगेट किया था और इस एरिया में डेवलप किया था। वैसे इंडिया में जूट इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से मिलता है। इसकी ये बायोडिग्रेडेबल है, रिन्यूएबल है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है
वर्सेटाइल यूज किया जाता है पैकेजिंग के लिए, जियो टेक्सटाइल के लिए, तो इसलिए काफी इम्पोर्टेंट एक फाइबर की तरह जाना जाता है इंडिया में। दोस्तों, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है एक परमानेंट रेसिडेंसी है जो कि इंडियन ओरिजिन के लोगों को अवेलेबल होती है, जिनको कि अलाउ किया जाता है इंडिया में रहना और उनको काम करना अलाउ किया जाता है इंडेफिनिट टाइम के लिए। कार्ड होल्डर्स को लाइफ टाइम एंट्री मिलती है कंट्री में आने की, और उनको प्रॉपर्टी खरीदने की भी आज़ादी मिलती है, बस वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। 2005 में स्कीम आई थी, नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ होम होम अफेयर्स है। उसके अलावा इनके पास वो लोग हैं जो कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो है इंडिया के सिटीजन से, इन एक्सक्लूडिंग पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, उनको भी मिलती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की स्कीम की बेनिफिट। अब इसमें नए रूल्स आए हैं कि अगर 2 साल के कोई भी कन्विक्शन मिलता है तो उस कन्विक्शन के अंदर इसकी परमानेंट रेसिडेंसी कैंसिल हो सकती है, और फ्रॉड के केस में या डिसअफेक्शन हो, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ अनलॉफुल ट्रेड हो, किसी कंट्री के साथ कम्युनिकेशन किया गया हो जिसके साथ इंडिया वॉर में है, तो इन सभी केसेस के में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैंसिल हो सकती है किसी की। रिसेंटली दोस्तों, ट्राई ने लॉन्च किया इंडिया का पहला प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी। ये इवेलुएट करेगा, रेट करेगा प्रॉपर्टीज को कि उनकी डिजिटल कनेक्टिविटी और रेडीनेस और परफॉर्मेंस कैसी है। तो ट्राई की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप की थी सेक्शन 3 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के थ्रू। ये एक रेगुलेटर है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का, जिसमें कि एक चेयरपर्सन होते हैं और 2 फुल टाइम मेंबर होते हैं। दो मेंबर से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर नहीं अलाउ किए जाते। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है 2000 में स्टैब्लिश की गई थी, और एक अपीलेट बॉडी है किसी भी डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। अभी रिसेंटली जो रेटिंग का मुद्दा है, रेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी रेगुलेशन 2024 के अंदर एस्टैब्लिश हुई है। ये मैनुअल गाइड है डिजिटल कनेक्टिविटी का रेटिंग एजेंसी का, ताकि मिजरेबल क्राइटेरिया, फाइबर रेडीनेस, इंडोर मोबाइल कवरेज, वाईफाई एक्सेस, ब्रॉडबैंड स्पीड, यूजर एक्सपीरियंस, रेटिंग इन्फॉर्म प्रॉपर्टी डिसीजंस फ्रॉम बायर, टेनेंट एंड बिजनेस, ये डिसाइड हो सके। अगर की फीचर देखे जाए तो फोकस करता है इंडोर नेटवर्क पर, प्रमोट करता है इंक्लूसिव ग्रोथ को। उसके अलावा इंश्योर करता है डिजिटल सपोर्ट और इंसेंटिवाइज करता है डेवलपर्स को टू इंटीग्रेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्राई के फंक्शंस को देखा जाए तो रेगुलेटरी ओवरसाइट है, मार्केट डेवलपमेंट है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। सो रिसेंटली एआई पावर टूल सभासार डेवलप किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इंटीग्रेटेड विद भाषनी, जो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंडर डेवलप किया गया है। इससे ग्राम सभा की जितनी भी मीटिंग्स हैं उनके मिनट ऑफ मीटिंग्स, उनकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को की समरी बना पाएंगे। भाषनी की बात की जाए तो इसको जाना जाता है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की तरह भी। एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का टू ब्रिज डिजिटल एंड लैंग्वेज डिवाइड बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल कंटेंट एंड सर्विस इन इंडियन लैंग्वेज। अगर देखा जाए तो ये यूटिलाइज करता है एआई को और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को, ताकि ट्रांसलेशन फैसिलिटेट हो सके। अगर एआई और एनएलपी के बारे में बात की जाए तो इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन हो सके, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिल सके कन्नड़ और इंग्लिश के लिए। उसके अलावा समराइजेशन ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर आउटपुट, स्केलेबल डिप्लॉयमेंट। अभी त्रिपुरा में डिप्लॉय करने की बात हो रही है, तो इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। उसके अलावा टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड डेवलप किया जा सकता है। रिसेंटली न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में एक कम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव के तौर पे 2250 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है इंडिया की एक्सपोर्ट रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू, ताकि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हो सके, ग्लोबल ब्रांडिंग हो सके। ये अनाउंसमेंट यूनियन बजट में की गई थी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के थ्रू, ताकि एक्सपोर्ट काउंसिल को भी पुश मिल सके और डेवलप किया जा सके जो जो हाई थ्री टैरिफ्स हैं इंडियन एक्सपोर्ट गुड्स जो है टेक्सटाइल, केमिकल और लेदर फुटवेयर। अगर बात की जाए तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक नोडल मिनिस्ट्री है। इसका एम है इंडियन एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटीज को कम करना, प्रोटेक्शन मेजर देना। इसमें दो ब्रॉड स्कीम है, निर्यात प्रोत्साहन स्कीम जो कि ट्रेड फाइनेंस सपोर्ट है, और निर्यात दिशा स्कीम
जो कि इंटरनेशनल हॉलिस्टिक मार्केट एक्सेस देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है इजी क्रेडिट से फॉर एमएसएमई एंड ई कॉमर्स एक्सपोर्टर। अगर मार्केट एक्सपेंशन की बात की जाए तो असिस्टेंस मिलती है अनटैप्ड मार्केट के लिए और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ओवरसी वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी मिलती है, ग्लोबल ब्रांडिंग की प्रमोशन मिलती है और ईज ऑफ डूइंग को सपोर्ट मिलता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम की बात की जाए तो इसमें मल्टीपल स्कीम है, ईपीसीजी स्कीम है, एमईआईएस स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम है, ईओयू ईएचटीपी एसटीपी बीटीपी स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम है बाय अपेडा। तो इन सब का बेनिफिट है अलग अलग। रिसेंट न्यूज, रिसेंटली एक लैंडमार्क स्पेस इनिशिएटिव में 12 एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिल्ड की गई है प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन के साथ गवर्नमेंट द्वारा। तो इनमें जो कंपनी इन्वॉल्व थी, लीड पैंथर पार्टनर स्कीम जो थे, इसमें पिक्सल स्पेस था, कंसोर्टियम मेंबर थे पियर साइट स्पेस, सेटस्योर एनालिटिक इंडिया, ध्रुव स्पेस। इनकी इनका काम था कि हाई रेजोल्यूशन इंडिजिनियस सैटेलाइट डेटा देना ताकि नेशनल एंड ग्लोबल एप्लीकेशंस के लिए स्ट्रेंथन करना इंडिया के स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को और रिड्यूस करना रिलायंस ऑन फॉरेन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा। इसमें 1200 करोड़ रुपए जो है प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किए हैं ओवर द 5 ईयर और 12 स्टेट ऑफ आर्ट ईओ सैटेलाइट डेवलप की हैं। क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एनालिटिक्स, मैरीन सर्विलेंस, नेशनल सिक्योरिटी, अर्बन प्लानिंग में ये सब इंपॉर्टेंट काम करेंगी। उसके अलावा ये केटर करेंगी इंटरनेशनल डिमांड को भी, जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस के लिए एनालिटिक रेडी डाटा देंगी। उसके अलावा इंडिया की स्पेस हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जैसा कि इंड स्पेस के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने भी इस प्रमोशन फ्रेमवर्क में काम किया है। अगर पिक्सल स्पेस इंडिया की बात की जाए तो बैंगलोर बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो कि 2019 में स्टैब्लिश हुआ था। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट बनाई है इन्होंने, फोकसिंग ऑन बिल्डिंग ए ग्लोबल कंस्टलेशन। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेपाल जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ एशिया में, हिमालयन रगड ट्रेन है, यहाँ पे रिच कल्चर है और वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है इस रीजन की, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया चाइना के बीच में। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इन्होंने काफ़ी सारे पीक्स जो अननोन पीक्स हैं जो काफ़ी फेमस नहीं है उनके लिए कुछ फीस कम की है। तो अगर नेपाल की बात की जाए तो इंडिया और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना जो है उसके पास ये पड़ते हैं। ये दुनिया के 8 हाईएस्ट पीक का घर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहासे, मकालू, ओयू और और भी काफी पीक्स हैं और अभी 97 लेसर पीक्स के लिए उन्होंने जो है अपनी बाउंड्री ओपन कर दी है लोगों के लिए, जो कि करनाली, वेस्टर्न करनाली स्टेट में है और सुदूर पश्चिम प्रोविंस में है। इससे टूरिज्म बूस्ट होगा, क्लाइंबर अट्रैक्ट होंगे, लोकल इकोनॉमिक सपोर्ट होगा, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो t.mebyes के चैनल पे जाइए, इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और जो भी आपको वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।